नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक अहम पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे। जी मजदूर वर्ग आंदोलन का उदय और उसका विकास। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो इस कहानी को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सोचिए, बात है 19वीं सदी के मध्य की। भारत में नए नए उद्योग लग रहे थे, मॉडर्न इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। जैसे रेलवे। हाँ, खासकर रेलवे। जब वो रेलवे लाइनें बिछ रही थी ना, तो हजारों लोग उसमें काम कर रहे थे। सही। और वही लोग अनजाने में ही सही भारत के आधुनिक मजदूर वर्ग की नींव रख रहे थे। अच्छा, और फिर रेलवे के बाद और भी उद्योग आए होंगे। बिल्कुल। रेलवे, कोयला खदानें, फिर कपास की मिलें, जूट की मिलें। जैसे जैसे ये उद्योग बढ़े, मजदूरों की संख्या भी बढ़ी। तो आज हम यही देखेंगे कि ये वर्ग कैसे उभरा, उन्हें किस तरह के शोषण का सामना करना पड़ा। हाँ, और शुरू में जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उनका रवैया क्या था इस पूरे मामले पर। और फिर कैसे ये आंदोलन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड रूप लेता है और देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब नेशनल स्ट्रगल से जुड़ जाता है। सही, तो शुरू करते हैं। जैसे जैसे उद्योग बढ़े, मजदूरों की तादाद बढ़ी, लेकिन उनकी हालत कैसी थी उन दिनों? हालात तो देखिए बहुत ही खराब थी। अगर आपने यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा हो, हाँ, कुछ अंदाजा है। वैसी ही स्थिति यहाँ भी थी। तनख्वाह बहुत कम, काम के घंटे बहुत ज्यादा, मतलब कोई हिसाब ही नहीं। ओह, काम करने की जगहें खतरनाक, सेहत के लिए हानिकारक, और बाल मजदूरी को आम बात थी। और बेसिक सुविधाएं, पानी, रहने की जगह, वो तो बिल्कुल ही नहीं थी, पूरी तरह अभाव था। और भारत में तो एक और मुश्किल थी, है ना, उपनिवेशवाद, मतलब अंग्रेजी हुकूमत। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक एक्स्ट्रा लेयर थी। भारतीय मजदूर वर्ग को तो दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा था। दोहरा कैसे? एक तरफ तो साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत का दबाव और शोषण, और दूसरी तरफ विदेशी और भारतीय दोनों ही पूंजीपति वर्गों का आर्थिक शोषण। मालिक तो मालिक थे, चाहे वो अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो। अच्छा। तो इसी वजह से ये जो मजदूर आंदोलन था, वो शुरू से ही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुक्ति के राजनीतिक संघर्ष से जुड़ गया था। जी। मतलब ये सिर्फ पेट की लड़ाई नहीं थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या उस वक्त के जो राष्ट्रवादी नेता थे शुरू वाले, हाँ, नरमपंथी जिन्हें कहते हैं, मॉडरेट्स। हाँ मॉडरेट्स, क्या उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई? उनका क्या रुख था? देखिए, शुरुआती दौर में खासकर नरमपंथी वो इस मुद्दे पर ज्यादातर कह सकते हैं उदासीन ही रहे, या शायद हिचकिचाते थे। क्यों? उसके कई कारण थे। एक तो वो अक्सर भारतीय मालिकों की फैक्ट्रियों और अंग्रेज मालिकों की फैक्ट्रियों के मजदूरों में फर्क करते थे। अच्छा, मतलब भारतीय मालिक के मजदूरों की बात कम करते थे कुछ हद तक। और उन्हें ये भी डर था कि अगर मजदूरों के पक्ष में ज्यादा कानून वगैरह बन गए, तो जो नए नए भारतीय उद्योग खड़े हो रहे हैं, हाँ। उनकी कॉम्पिटिटिव एज, मतलब बाजार में टिकने की क्षमता, उस पर असर पड़ेगा। ये भी एक एंगल था। और तीसरा, वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब आजादी की लड़ाई, वो कहीं वर्गों के आधार पर अमीर गरीब के झगड़े में बट जाए। समझ गया। तो इन्हीं सब वजहों से उन्होंने 1881 और 1891 में जो पहले फैक्ट्री एक्ट आए थे, हाँ। उनका भी खुलकर समर्थन नहीं किया था। तो फिर शुरुआती कोशिशें कैसी थीं अगर नेता ज्यादातर चुप थे? क्या कुछ भी नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो कोशिशें थीं वो ज्यादातर परोपकारी किस्म की थीं, मतलब फिलैंथ्रोपिक। मतलब जैसे किसी ने दया करके कुछ कर दिया। अलग थलग थीं, कभी कभार होती थीं, और किसी खास लोकल शिकायत पर ही फोकस करती थीं। कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं था शुरू में। से 1870 में शशिपाद बनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब बनाया और भारत श्रमजीवी नाम का एक अखबार भी शुरू किया। अच्छा, 1870 में, काफी पहले। हाँ, फिर 1878 में सोराबजी शापूरजी बंगाली थे, उन्होंने बंबई विधान परिषद में कोशिश की कि मजदूरों के लिए बेहतर शर्तों वाला कोई बिल पास हो जाए। हालांकि वो सफल नहीं हुए। और लोखंडे का नाम भी सुना है मैंने। हाँ, नारायण मेघाजी लोखंडे, यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 1880 में उन्होंने दीन बंधु नाम का अखबार शुरू किया जो मजदूरों की बात करता था। दीन बंधु। और उन्होंने ही बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना भी की। अच्छा। इससे भारत की पहली प्रॉपर ट्रेड यूनियन में से एक माना जाता है। अच्छा, और हड़तालें वगैरह, स्ट्राइक्स? हाँ, हुई। जैसे 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की पहली बड़ी हड़ताल हुई। रेलवे की हड़ताल? उसे समर्थन मिला था? हाँ, काफी समर्थन मिला था। दिलचस्प बात यह है कि तिलक के जो अखबार थे, केसरी और महराठा, वो महीनों से इस हड़ताल के लिए माहौल बना रहे थे।
तो तिलक जैसे नेता भी अब ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्या अय्यर, ये और कई दूसरे बड़े राष्ट्रवादी नेता भी अब मजदूरों की बेहतर स्थिति और सुधारों की मांग करने लगे थे। तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। फिर आया स्वदेशी आंदोलन, करीब 1905 के आसपास। हाँ। उस दौरान क्या मजदूरों की भूमिका में कोई बदलाव आया? क्या वो ज्यादा एक्टिव हुए? हाँ, बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान मजदूर पहली बार बड़े राजनीतिक मुद्दों में खुलकर हिस्सा लेने लगे। अच्छा, जैसे सरकारी प्रेस में, रेलवे में, जूट उद्योगों में बड़ी बड़ी हड़तालें हुई। ये हड़तालें राजनीतिक थीं, मतलब स्वदेशी के समर्थन में? हाँ, काफी हद तक। इन्हें अश्विनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस, अपूर्व कुमार घोष जैसे नेताओं ने ऑर्गेनाइज किया था। और यूनियंस बनाने की कोशिशें हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार सख्त थी। और तिलक की गिरफ्तारी का भी जिक्र आता है। उसका क्या असर हुआ मजदूरों पर? हाँ, जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला, तो उसके विरोध में उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई। सबसे बड़ी हड़ताल? हाँ, बॉम्बे के मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। ये साफ दिखाता है कि मजदूर आंदोलन अब कैसे राष्ट्रीय घटनाओं से, नेशनल पॉलिटिक्स से सीधे तौर पर जुड़ रहा था। वो अब सिर्फ अपनी तनख्वाह या काम के घंटों के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव था। फिर पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसका क्या प्रभाव पड़ा इस सब पर? वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद का जो समय था, उसमें क्या हुआ कि भारत से निर्यात बहुत बढ़ा। कीमतें आसमान छूने लगी, महंगाई बहुत बढ़ गई। उद्योगपतियों ने, मिल मालिकों ने भारी मुनाफा कमाया। लेकिन मजदूरों का क्या, उनकी तनख्वाह बढ़ी? नहीं, वही तो बात है। मुनाफा मालिकों की जेब में गया, लेकिन मजदूरों का वेतन बहुत कम रहा। उनकी हालत और बिगड़ गई। तो इससे तो उनमें असंतोष और बड़ा होगा। बहुत ज्यादा। मजदूरों में गुस्सा और बेचैनी काफी बढ़ गई। और इसी माहौल में आप देखिए, गांधी जी का भी भारत की राजनीति में आगमन होता है। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका आधार बहुत व्यापक हुआ। मजदूरों और किसानों को राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए संगठित करने पर जोर दिया जाने लगा। तो अब मजदूरों को बाकायदा ट्रेड यूनियनों में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। हाँ, बिल्कुल। अब ये जरूरत साफ दिख रही थी कि एक संगठित आवाज होनी चाहिए। क्या उस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी कोई असर था, इंटरनेशनल इवेंट्स का? निश्चित रूप से। देखिए, रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ बना। हाँ? फिर कॉमिंटर्न का गठन हुआ, जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की भी स्थापना हुई। ILO? हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब घटनाओं ने भारत में भी मजदूर वर्ग आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई प्रेरणा दी। उन्हें लगा कि हाँ, संगठित होकर कुछ किया जा सकता है। तो इसी पृष्ठभूमि में एक संगठित राष्ट्रीय संस्था की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तस्वीर में आती है। बिल्कुल सही। इन्हीं सब कारणों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को। अच्छा। और इसके पहले नेता कौन थे? उस साल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय, उन्हीं को AITUC का पहला अध्यक्ष चुना गया। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष भी और AITUC के भी। हाँ, और दीवान चमन लाल पहले महासचिव बने। और लाजपत राय ने ही अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बात बहुत साफ तौर पर पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ा था। उन्होंने कहा था, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें, इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म, एक साथ चलती हैं। तो कांग्रेस का क्या रुख था AITUC के प्रति? क्या उन्होंने इसका स्वागत किया? हाँ, कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया। जो उस वक्त के बड़े कांग्रेस और स्वराजवादी नेता थे, जैसे CR दास, चित्तरंजन दास। हाँ, उन्होंने तो AITUC के तीसरे और चौथे दोनों सत्रों की अध्यक्षता की। अच्छा। और कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसमें बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके AITUC के गठन का स्वागत किया गया और उसकी मदद के लिए कमेटी भी बनाई गई। तो कांग्रेस इसे अहम मान रही थी? बहुत। CR दास का तो साफ मानना था कि कांग्रेस को मजदूरों और किसानों के मुद्दों को उठाना ही चाहिए और उन्हें स्वराज के संघर्ष में शामिल करना चाहिए। क्यों? उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये तबके आंदोलन से अलग थलग पड़ जाएंगे, कट जाएंगे। सही बात है। और भी नेता जुड़े थे AITU से? हाँ, कई बड़े नाम थे,
जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, C.F. एंड्रयूज, जेम्स सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, V.V. गिरी, सरोजिनी नायडू, इन सब नेताओं ने AITU से करीबी संपर्क बनाए रखा। तो शुरुआत में AITU पर किन विचारों का प्रभाव ज्यादा था? आइडियोलॉजी क्या थी? देखिए, शुरुआत में ब्रिटिश लेबर पार्टी के जो सामाजिक लोकतांत्रिक विचार थे, सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज, उनका काफी प्रभाव था। ब्रिटिश लेबर पार्टी? हाँ, और साथ ही गांधी जी के जो विचार थे, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, ये क्या था? ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो पूंजीपति हैं, जो मालिक हैं, वो अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं। उन्हें उस संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, मजदूरों समेत। अच्छा, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। हाँ, और वर्ग सहयोग मतलब क्लास कोऑपरेशन, मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष की बजाय सहयोग होना चाहिए। इन विचारों का भी गहरा प्रभाव था। क्या गांधी जी ने खुद भी किसी यूनियन को ऑर्गेनाइज किया था? हाँ, उन्होंने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एटला को संगठित करने में मदद की थी। ये बहुत मशहूर है, अहमदाबाद वाली। हाँ, और वहां उन्होंने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, जिसमें वो खुद भी अनशन पर बैठे थे, उसके जरिए मजदूरों के लिए पहले 27.5% वेतन वृद्धि हासिल की। बाद में जब मामला मध्यस्थ के पास गया तो 35% वृद्धि पक्की हुई। तो गांधी जी का तरीका अलग था। बिल्कुल, वो हड़ताल को आखिरी हथियार मानते थे और आपसी बातचीत और मध्यस्थता पर ज्यादा जोर देते थे। अच्छा, अब कानूनी मोर्चे पर आते हैं। क्या कोई कानून भी बने यूनियंस को लेकर? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आया 1926 में, ट्रेड यूनियन अधिनियम। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का एक्ट। इसमें क्या खास था? इसने पहली बार ट्रेड यूनियनों को लीगल एंटिटी मतलब कानूनी संघों के रूप में मान्यता दी। अच्छा, ये बड़ी बात थी। हाँ, इसने उनके रजिस्ट्रेशन के लिए और उनकी गतिविधियों के नियमन के लिए शर्तें तय की। और मजदूरों को क्या मिला? जो रजिस्टर्ड यूनियनें थीं, उनकी जो वैध गतिविधियां थीं, जैसे शांतिपूर्ण हड़ताल, उसके लिए उन्हें दीवानी और फौजदारी मुकदमों से कुछ हद तक छूट मिली। मतलब यूनियन चलाने पर अब जेल जाने का डर कम हो गया। लेकिन कुछ पाबंदियां भी थीं शायद? हाँ, थीं। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। मतलब यूनियन का पैसा सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते थे। ऐसे कुछ नियम थे। और 1920 के दशक के अंत में आपने कहा था कि आंदोलन में कुछ बदलाव आया, कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ा। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। 1920s के लेट पार्ट में आंदोलन पर साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट प्रभाव काफी मजबूत हुआ। कम्युनिस्ट, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे आंदोलन में एक ज्यादा उग्र, ज्यादा रैडिकल और क्रांतिकारी तत्व जुड़ गया। अब बातें सिर्फ बेहतर वेतन या काम के घंटों की नहीं थीं, बल्कि व्यवस्था बदलने की भी होने लगी थी। अच्छा, कोई उदाहरण? बिल्कुल, 1928 में बम्बई की टेक्सटाइल मिल्स में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। 6 महीने चली थी वो। 6 महीने? हाँ, और उसका नेतृत्व गिरनी कामगार यूनियन ने किया था, जिस पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था। असल में पूरा 1928 का साल ही अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति का साल रहा। बहुत हड़तालें हुईं। और इसी समय कम्युनिस्ट नेता भी खुलकर सामने आए। हाँ, बिल्कुल। इसी दौर में ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, सोहन सिंह जोशी जैसे नेता और उनके कम्युनिस्ट समूह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। तो सरकार, अंग्रेजी सरकार, वो तो चुप नहीं बैठी होगी ये बढ़ता हुआ कम्युनिस्ट प्रभाव देखकर। बिल्कुल नहीं। सरकार इस बढ़ती हुई ताकत से, खासकर जो उसमें उग्रवादी तत्व आ रहा था, उससे बहुत चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि ये चीज उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कानूनी प्रतिबंधों का सहारा लिया, लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए। जैसे? उन्होंने 2 चीजें की। एक तो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस? हाँ, ये बेसिकली सरकार को संदिग्ध कम्युनिस्ट और विदेशी एजेंट्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट करने का अधिकार देता था। ओह। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट TDA 1929। ये ज्यादा डायरेक्ट हमला था ट्रेड यूनियनों पर। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, इसमें क्या था? इसमें कई बातें थीं। एक, इसने कहा कि औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए जांच न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और परामर्श बोर्ड्स, कंसल्टेशन बोर्ड्स बनाने होंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसने हड़ताल करना बहुत मुश्किल बना दिया, खासकर जो पब्लिक यूटिलिटी सेवाएं थीं, जैसे डाक, रेलवे, पानी, बिजली। हाँ।
उनमें हड़ताल को तब तक अवैध बना दिया गया जब तक कि हर एक कर्मचारी जो हड़ताल पर जा रहा है वो प्रशासन को 1 महीने का एडवांस नोटिस न दे। 1 महीने का नोटिस? ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन था। बिल्कुल। और इसने उन ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जो जबरदस्ती या विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की हों। और सहानुभूति हड़तालों सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स पर भी रोक लगा दी। सिंपैथेटिक स्ट्राइक मतलब अगर एक इंडस्ट्री के मजदूर हड़ताल पर हैं तो दूसरी इंडस्ट्री के मजदूर उनके समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये तो यूनियन की ताकत को तोड़ने वाले कानून थे। हाँ, इनका मकसद यही था। और इसी के बाद शायद वो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। बिल्कुल, ये सरकार के दमन का सबसे बड़ा उदाहरण था। मार्च 1929 में सरकार ने देश भर से 31 प्रमुख मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी, यूनियन लीडर सब शामिल थे। 31 नेता। और उन पे आरोप क्या था? आरोप था कि वो ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भारत में कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहते हैं। और मुकदमा कितने दिन चला? मुकदमा बहुत लंबा चला, करीब 3.5 साल। 3.5 साल? हाँ। और उसके बाद मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, जोगलेकर और 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट्स भी थे, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, साथ में शौकत उस्मानी और कई अन्य नेताओं को दोषी ठहराया गया और लंबी सजाएं दी गईं। इस केस का असर क्या हुआ आंदोलन पर? देखिए, इस मुकदमे को दुनिया भर में काफी पब्लिसिटी मिली, लोगों की सहानुभूति नेताओं के साथ थी, लेकिन तात्कालिक असर ये हुआ कि भारत में मजदूर वर्ग आंदोलन एकदम से लीडरलेस हो गया और काफी कमजोर पड़ गया। ये तो होना ही था। तो 1930 का दशक कैसा रहा फिर? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था इसी दौरान। हाँ, मजदूरों ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। कई जगह हड़तालें हुईं। लेकिन क्या आंदोलन फिर से मजबूत हो पाया? पूरी तरह नहीं। 1931 के बाद आंदोलन में फिर से एक गिरावट आई। उसकी क्या वजह थी? उसकी एक बड़ी वजह थी 1931 में AITUC में हुआ विभाजन, स्प्लिट। AITUC फिर से बढ़ गई। हाँ, इस बार NM जोशी के नेतृत्व वाला जो नरमपंथी गुट था, जो गांधीवादी या सुधारवादी लाइन पर ज्यादा चलता था और जिसे हम कॉर्पोरेटिस्ट कह सकते हैं। कॉर्पोरेटिस्ट मतलब जो मालिकों के साथ सहयोग और समझौते पर ज्यादा जोर दे, वो गुट अलग हो गया और उन्होंने अपनी अलग संस्था बनाई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, AITUF। तो कम्युनिस्ट और रेडिकल अलग रह गए AITUC में। हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन 1935 में कम्युनिस्ट फिर से AITUC में शामिल हो गए। अच्छा, वो वापस आ गए। हाँ, तो अब AITUC में एक तरह का वाम मोर्चा बन गया, जिसमें कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे और नेहरू और सुभाष बोस जैसे लेफ्ट लीनिंग राष्ट्रवादी नेता भी शामिल थे। तो ये एक मजबूत गठजोड़ लग रहा है। हाँ, ये दोबारा से आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश थी। फिर 1937 में चुनाव हुए और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। उसका क्या असर हुआ? ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। AITUC ने 1937 के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया था। अच्छा। और जब प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होंने आमतौर पर ट्रेड यूनियन गतिविधि को बढ़ावा दिया। कांग्रेस मंत्रालय मजदूरों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्या उन्होंने कुछ किया भी मजदूरों के लिए? हाँ, उन्होंने मजदूरों के पक्ष में कई कानून पास किए, उनकी वर्किंग कंडीशन सुधारने की कोशिश की और यूनियनों को ज्यादा खुलकर काम करने का मौका मिला। तो ये एक अच्छा दौर था मजदूर आंदोलन के लिए। हाँ, कह सकते हैं। कम से कम सरकारी दमन कम हुआ और उन्हें कुछ स्पेस मिला। फिर आ गया दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस दौरान मजदूरों का क्या रुख रहा? शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ तो ज्यादातर मजदूरों ने और राष्ट्रवादी नेताओं ने युद्ध का विरोध किया। उनका मानना था कि ये ब्रिटेन का साम्राज्यवादी युद्ध है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 1941 में सिचुएशन बदल गई। 1941 में क्या हुआ? 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, तो सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों यानी एलाइज की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। अच्छा। अब जो भारत के कम्युनिस्ट थे उनके लिए ये युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध नहीं रहा। उन्होंने इसे जन युद्ध या पीपल्स वॉर कहना शुरू कर दिया। पीपल्स वॉर क्यों? क्योंकि अब इसमें सोवियत संघ शामिल था जो उनके लिए मजदूरों का देश था। तो उन्होंने कहा कि अब फासीवाद को हराना पहली प्राथमिकता है, इसलिए युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ,
और इसी वजह से कम्युनिस्टों ने खुद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट से भी अलग कर लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट से अलग? हाँ, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट तो अंग्रेजों के खिलाफ था और कम्युनिस्ट उस वक्त अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध जीतने पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने उस दौरान औद्योगिक शांति मतलब इंडस्ट्रियल पीस की नीति की वकालत की, कहा कि हड़तालें नहीं होनी चाहिए ताकि वॉर प्रोडक्शन पर असर न पड़े। ये तो काफी बड़ा शिफ्ट था उनकी पॉलिसी में। हाँ, और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। खैर, युद्ध खत्म हुआ 1945 के बाद, आजादी भी नजदीक आ रही थी जी। उस दौर में 1945 से 47 के बीच मजदूरों की क्या स्थिति थी? क्या वो एक्टिव थे? बहुत ज्यादा एक्टिव थे। युद्ध के बाद जो पूरे देश में एक राष्ट्रीय उभार आया, नेशनल अपसर्ज जिसे कहते हैं, मजदूरों ने उसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। अच्छा, क्या कुछ उदाहरण है? हाँ, कई हैं। जैसे 1945 में बॉम्बे और कलकत्ता के जो डॉक वर्कर्स थे, जहाजों पर काम करने वाले मजदूर, हाँ, उन्होंने उन जहाजों पर सप्लाई लोड करने से इनकार कर दिया जो इंडोनेशिया भेजी जा रही थी, क्योंकि वहाँ डच लोग इंडोनेशिया की आज़ादी को दबाने के लिए लड़ रहे थे और भारत के मजदूर उनके सैनिकों के लिए सामान नहीं भेजना चाहते थे। वाह, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की मिसाल है। बिल्कुल। फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई, नौसेना का विद्रोह। हाँ, सुना है। मजदूरों ने उन नेवल रेटिंग्स के समर्थन में जबरदस्त हड़ताल की, खासकर बॉम्बे में। तो मजदूर सीधे तौर पर आजादी की लड़ाई से जुड़ रहे थे। एकदम। और विदेशी शासन का जो आखिरी साल था 1946-47, उस दौरान तो जैसे हड़तालों की बाढ़ आ गई थी। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी और भी कई एस्टैब्लिशमेंट्स के वर्कर्स ने बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स की। तो आजादी की सुबह तक मजदूर आंदोलन काफी सक्रिय था। बहुत सक्रिय। और फिर आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947। उसके बाद क्या हुआ? मजदूर आंदोलन का क्या बना? देखिए, आजादी के बाद एक बड़ा बदलाव ये आया कि मजदूर वर्ग आंदोलन, जो अब तक एक साझा दुश्मन यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था, हाँ, वो अब अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर ध्रुवीकृत हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी ट्रेड यूनियन विंग्स बना ली, हाँ, या जो पहले से थीं उन्हें मजबूत किया। हाँ, तो कांग्रेस की अपनी यूनियन, सोशलिस्टों की अपनी, कम्युनिस्टों की अपनी, ऐसे कई अलग अलग ट्रेड यूनियन महासंघ बन गए, हाँ, जो अपनी अपनी पार्टी लाइन पर चलते थे। तो वो एकजुटता कुछ हद तक खत्म हो गई। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर वो पहले वाली एकजुटता नहीं रही। आंदोलन पॉलिटिकल लाइंस पर बंट गया। तो ये थी कहानी संक्षेप में भारत के मजदूर आंदोलन की। रेलवे लाइनों पर काम करने वाले हजारों गुमनाम मजदूरों से शुरुआत होकर, हाँ, शोषण के खिलाफ छोटे छोटे संघर्षों से होते हुए, फिर राष्ट्रवादी, गांधीवादी, साम्यवादी, अलग अलग विचारधाराओं के प्रभाव से गुजरते हुए, बिल्कुल, कानूनी और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखते हुए, आखिरकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बनने तक। ये सफर वाकई आसान नहीं था। इसमें शुरू की हिचकिचाहट भी थी, अंदरूनी फूट भी थी, सरकारी दमन का सामना भी था और आइडियोलॉजिकल लड़ाइयाँ भी थीं। हाँ, और AITUC का बनना, वो ट्रेड यूनियन एक्ट, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सब बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने आंदोलन की दिशा को मोड़ा। सही कहा। और आज़ादी के बाद इस आंदोलन का अलग अलग राजनीतिक खेमों में बंट जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि आज़ादी के बाद मजदूर आंदोलन का ये जो राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर बंटवारा हुआ, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ? अच्छा सवाल है। और क्या उन वैचारिक विभाजनों का असर, उनकी छाप आज भी हमें मजदूर आंदोलनों पर और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन पर दिखाई देती है? क्या इतिहास की वो गूंज आज भी सुनाई देती है? हाँ, इतिहास की ये गूंज वर्तमान को कैसे प्रभावित करती है? ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है।